नमस्ते, मैं ममता गुदारा, व्याख्याता जीव विज्ञान, डाइट हनुमान। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसके अंतर्गत जीवा, मनुष्य के दंत सूत्र और मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र हमने अध्ययन किया था। आज का जो टॉपिक है वो है गाय में पाचन तंत्र। जिस प्रकार से मनुष्य एक बार मुंह में भोजन लेने के बाद में जैसे जैसे वो पाचन तंत्र से गुजरता है, वो पूरा मुख में उसका चबाना, फिर पेट में जाने के बाद में उसके साथ में एसिड अम्ल का घुलना, छोटी आंत बड़ी आंत में उसका पाचन होना, अवशोषण होना और फाइनली जो है वो गुदा मार्ग के बाहर से वो बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। किंतु गाय के केस में ऐसा नहीं है। गाय को आपने देखा होगा, गाय है, भैंस है, बकरी है, जब ये घास वगैरह खाती हैं तो एक बार ये सिर्फ खाने का काम करती हैं। खाने के पश्चात ये आराम से बैठ करके आपने इनको जुगाली करते हुए देखा होगा। तो क्या किस प्रोसेस से होता है ये? जो भी गाय ने हरी घास वगैरह खाई है, वो एक बार जाकर के सीधा का सीधा उसके पेट में जो पहला चैम्बर है रुमन, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। जो गाय है या जो भी घास खाने वाले जानवर हैं, उनके पेट में 4 चैम्बर या 4 कोष्ठ होते हैं। जैसे हमारे हृदय में 4 कोष्ठ हैं, वैसे इन गाय जो घास खाने वाले हैं जानवरों, उन सभी के जो पेट है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला रूमन, अंग्रेजी में भी इसे रूमन ही कहते हैं। दूसरा रेटिकुलम, तीसरा एब ओमेसम और चौथा ओमेसम। होता क्या है, जैसे ही इसने घास खाई, घास पूरी एक साथ खाने के बाद में जैसे ये बैठ के जुगाली करेगी, तो ये जो इसने घास खाई थी वो फर्स्ट टाइम फर्स्ट चैम्बर में, पहला कोष्ठ कौन सा है, रूमन में आकर के इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही इसने बैठ के जुगाली करनी शुरू करी, ये रूमन और मुंह में उपस्थित लार ग्रंथि, लार ग्रंथियों से क्या स्राव होता है, लार में मुख्यतः क्या होता है, बाइकार्बोनेट। इस एंजाइम के साथ में मिलकर के इसमें जो भोजन आया हुआ है घास वगैरह, वो पचनी चालू होती है। यहाँ से अध पका या अध जो पचा है वो भोजन पुनः वापस से रूमन में ही जाता है और रूमन से वापस से कहाँ आता है, मुख में। अब जो कुछ पचा हुआ भोजन है वो कहाँ आएगा, आपके इसके रेटिकुलम के, यानी कि जो अमाशय का दूसरा कोष्ठ है उसमें आकर के ये इकट्ठा होता है। यहाँ से पुनः वो मुख में जाता है, सलाइवा के साथ या लार के साथ मिक्स होता है और यहाँ मिक्स होने के बाद में वो तीसरे कोष्ठ में कहाँ, एब ओमेसम में आके इकट्ठा होता है। ये अमाशय का वो कोष्ठ है जिसमें जल H2O और बाइकार्बोनेट HCO3 जो भोजन में से है वो अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर जो अभी भी पूरा ये पचा नहीं है भोजन, ये भोजन वापस से मुख में जाता है और यहाँ से पूरा का पूरा पाचित होने के बाद में जो चौथा कोष्ठ है जिसे हम वास्तविक अमाशय भी कहते हैं, ये हमारे अमाशय के समतुल्य है। इसका नाम क्या है, ओमेसम में आके इकट्ठा होता है। जिस प्रकार से हमारे अमाशय में इसके साथ में एसिड मिलता है, उसी प्रकार से इनके अमाशय के जो चौथा कोष्ठ है जिसका ओमेसम है, उसमें भी इसमें एसिड उपस्थित होता है। इस एसिड के माध्यम से इसके साथ में आए जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह वो मार दिए जाते हैं। सेलुलोज जो है, सेलुलोज क्या है, क्योंकि जो घास है या जो पादप कोशिका है, उसकी कोशिका और हमारी कोशिका में यही अंतर है कि जो पादप कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि हमारे अंदर और जंतुओं में इस प्रकार की कोई कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। जैसे हमें सर्दी या गर्मी अत्यधिक लगती है, हम अनुकूल स्थान पर चले जाते हैं, किंतु पादप जहाँ एक बार उग गया वो जीवन पर्यंत वहीं पर स्थिर रहता है। इसीलिए भगवान ने उसे ये एक रक्षात्मक आवरण दिया जिसका नाम क्या है, कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। इस सेलुलोज का पाचन, क्योंकि ये घास खा रही है तो वो भी क्या है, पादप, वो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो सेलुलोज का जो पाचन है वो सेलुलेज एंजाइम के माध्यम से होता है, जो कि किसके द्वारा स्रावित होती है, यहाँ उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इस सूक्ष्म जीव के अंदर फंगस, जीवाणु आदि जो है वो जीव इसमें उपस्थित होते हैं। वो इसमें उपस्थित सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज के पाचन के साथ में ही इसमें जो ग्लूकोज वगैरह बनता है वो फाइनली आगे चल करके सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। यही वो दो रूप हैं जो कि ये आप जो घास खाने वाले हैं, या जैसे हम कह सकते हैं, एक तो आपके ऑटोफेगी और दूसरे जो हैं वो दूसरों पर जो निर्भर होते हैं,
हेट्रोजोगी। ये जो घास खाने वाले जो जानवर हैं वो ग्लूकोज को अवशोषित ना करके प्रोपियोनिक और ब्यूटारिक एसिड को अवशोषित करते हैं। अब यहाँ पर जो भी भोजन बना है, दूसरा जो इसमें, ये तो ग्लूकोज का पाचन हो गया, साथ में जो प्रोटीन आया था वो भी एसिड के माध्यम से पचा लिया जाता है। अब इसमें जो भी प्रोटीन है वो सूक्ष्म जीव जो है वो अमीनो एसिड इस प्रोटीन के ग्रहण करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन की, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो एसिड्स। और ये प्रोटीन ही जो है जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित किया गया है, यही जो है ये गाय वगैरह इसको अवशोषित करती है। अब जो भी जो भोजन है वो आगे चल करके छोटियां बड़ी आंच पर पहुंचता है। यहाँ चल करके उसमें से सारे मुख्य जो पदार्थ हैं जैसे कि ग्लूकोज में कौन कौन सा, प्रोपियोनिक और ब्यूटारिक एसिड, इसी प्रकार से प्रोटीन और वसी अम्ल आदि जो है वो इन छोटी आंच और बड़ी आंच में अवशोषित हो जाते हैं। जो अवशिष्ट पदार्थ है उसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उपस्थित होती है जो कि गुदा के द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है। ये तो था कि गाय में किस प्रकार से पाचन होता है। इसी प्रकार से खरगोश में जो पाचन है वो भी खरगोश भी क्या खाता है, घास वगैरह खाता है, पर उसने जो पहली बार अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित किया होता है उसमें हेमीसेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, अतः वह अपने अपशिष्ट को पुनः खाता है और उसके बाद में उसका पूरा पाचन होता है, क्योंकि हेमीसेलुलोज का पाचन सेलुलोज के अंदर बाद में चल करके दूसरी जब वो उस अपने अपशिष्ट को अंतर ग्रहण करता है तब उसके बाद में होने के फलस्वरूप जो है उसका सेलुलोज का पाचन होता है। और इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कोप्रोफेगी। ये किस में देखने को मिलती है, खरगोश में। अब चूंकि हमारे शरीर में अपेंडिक्स अपने आप में एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो अंग हमारे पूर्वजों में तो क्रियाशील था किंतु समय में के साथ में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि हम जो है पका हुआ भोजन खाते हैं उसमें सेलुलोज पहले ही पचित हो जाता है, जबकि जो पूर्वज थे वो अधपका भोजन, आग का आविष्कार हुआ नहीं था, कंदमूल वगैरह खाते थे, तो सेलुलोज का पाचन करने के लिए उनके अंदर और हमारे अंदर क्या उपस्थित है, अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स के अंदर ही सेलुलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि सेलुलोज का पाचन करता है। यह अंग हमारे अंदर आज भी मौजूद है किंतु क्रियाशील अवस्था में नहीं है। और जब कभी इस पे इन्फेक्शन हो जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा तो अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन के माध्यम से इस अपेंडिक्स नाम की जो नाल है उसको बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो ये तो था आपका गाय में पाचन। इसी में हम दूसरा टॉपिक है वो है अमीबा में पाचन का भी अध्ययन करते हैं। अमीबा जैसे कि आपको सभी को विदित है, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर। जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है वो बहुकोशिकीय है किंतु अमीबा का शरीर क्या है, एक कोशिकीय। इसका आकार निश्चित नहीं है, जिस भी दिशा में इसको भोजन दिखता है वो अपने सूडोपोडिया या कूटपाद को उसी दिशा में बढ़ा देता है। तो अभी हम किसमें अध्ययन कर रहे हैं, अमीबा में। ये कैसा जीव है आपके सामने, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। इसका आकार निश्चित नहीं है, सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक। और इसमें अन्य जो कोशिकीय हैं जैसे कि इसमें लाइसोसोम्स, आदि संरचनाएं भी इसमें मौजूद रहती है। हमें क्या करना है, इसमें पाचन का अध्ययन करना है। इसको अगर मान लीजिए इस दिशा में कोई भी जो है भोजन दिखाई दे गया, चाहे वो घास का कोई कण है, चाहे कोई वो और सूक्ष्म जीव पैरामीशियम वगैरह है, तो इसकी तरफ ये अपने सूडोपोडिया, इसका नाम सूडोपोडिया या कूटपाद क्यों है, कूट हम किसे कहते हैं, जो कि वास्तविक नहीं है,
इसीलिए इसका नाम क्या है, कूटपाद। इसको इस दिशा में भोजन दिखा, अगले स्टेप में ये इसको अंतर ग्रहण कर लेगा। ये भोजन का कण है और इस भोजन के कण के चारों तरफ इसने क्या कर दिया, एक भित्ति का निर्माण कर दिया। इस भित्ति के निर्माण के साथ में ही ये क्या बन गई, एक फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका। ये तो बात हुई अंतर ग्रहण की। पहला स्टेप कौन सा रहा, अंतर ग्रहण की। उसने भोजन को किस प्रकार से अंदर लिया। जो दूसरा स्टेप है वो है इसका पाचन। पाचन की क्रिया में इसी अमीबा के साथ में जो इसने ये भोजन या जो खाद्य रिक्तिका का निर्माण करा है, इसके साथ में लाइजोसोम नाम की जो कोशिकीय संरचना है वो जुड़ जाती है। क्या, लाइजोसोम। जैसा कि हम सभी को विदित है, लाइजोसोम का काम क्या होता है, इसके द्वारा लाइटिक एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो कि भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। तो जैसे ही लाइसोसोम इस खाद्य रिक्तिका के कांटेक्ट में आया, इसने अपना सारा का सारा लाइटिक एंजाइम इसके अंदर उड़ेल दिया। उड़ेलने के साथ में ही जो इसके अंदर भोजन था उसका पाचन हो जाता है, और पाचन होने के साथ में ही जो बड़े कण थे वो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। तो ये इसमें क्या हो गया, डाइजेशन या पाचन की क्रिया। जो 3 नंबर पे है वो है इसमें किस प्रकार से जो भोजन पचा है वो कोशिका के माध्यम से या अमीबा के माध्यम से कैसे जो है वो पूरी कोशिका में फैल जाता है। तो ये तो इसकी खाद्य रिक्तिका थी जिसमें कि भोजन जो है वो छोटे छोटे कणों में टूट चुका है। अब इसकी सभी दिशाओं के अंदर इस प्रकार से संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, जिसके माध्यम से ये जो कण है वो इस कोशिका के सभी छोरों तक पहुंच जाते हैं और पूरी कोशिका में बराबर जो है वो पहुंच जाते हैं। अब जो चौथा स्टेप है वो है इसका इजेशन या बाहर निकलना। तो जिस प्रकार से मनुष्य में पूरे पर्टिकुलर पाचन तंत्र था, गाय में था, इसमें ऐसा कोई तंत्र नहीं है। अपितु जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो कोशिका के किसी भी सतह के माध्यम से, जहां ये इकट्ठा हुआ है वहां उसी सतह के माध्यम से जो है वो टेम्पररी जो है निष्कासित कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो ये अमीबा बिल्कुल सिंपल सा था। अमीबा की क्लास कौन सी होती है, प्रोटोजोआ। ये आपके सामने वापस से समझा देती हूँ। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, जैसे ही इसको जिस भी दिशा में भोजन दिखाई दिया, इसने अपने कूटपाद, क्योंकि ये वास्तविक पैर नहीं है अपितु जिस दिशा में इसको भोजन दिखता है वो उसी दिशा में बढ़ा देता है, और बढ़ाने के साथ में ही इस भोजन के चारों तरफ उसने एक भित्ति का निर्माण कर दिया। इसके फलस्वरूप जो संरचना बनी उसको हमने क्या कह दिया, खाद्य रिक्तिका। पाचन की क्रिया के अंदर लाइसोसोम इस रिक्तिका के साथ जुड़ जाता है। अपना जो स्राव है लाइटिक एंजाइम, लाइटिक मतलब तोड़ना, लाइटिक और लाइसिस बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, तोड़ना, जबकि लाइसिस क्या होता है, जोड़ना। आगे वाले अध्याय में भी हम देखते रहेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। लाइटिक एंजाइम का उड़ेल देता है जिसके माध्यम से इसमें जितना भी भोजन है वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर ये जो भोजन पचा हुआ है वो पूरी कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका कैसी है, एक कोशिका, उसके पूरी कोशिका के अंदर सभी कोणों तक ये पहुंच जाता है। और फाइनली जो चौथी प्रोसेस क्या थी, इजेक्शन या बाह्य निक्षेपण। उसमें जहां कहीं भी ये अपचित भोजन जो इस कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है वो किसी भी एक सतह के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, और उसके बाद में पुनः अमीबा जो है वो अपने पहले वाले आकार में आ जाता है। तो ये था गाय में पाचन और अमीबा में पाचन। उम्मीद है आपको दोनों पाचन तंत्र समझ में आए होंगे। धन्यवाद।